हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने कल साइंस की क्लास शुरू की थी ग्रुप डी के लिए, जिसमें साइंस की वेटेज 25 नंबर की होती है। और हम इस सीरीज़ में वैसे प्रश्नों करते हैं जो हमें एग्ज़ाम में 1 नंबर से ज़्यादा दिला सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर से कुछ ज़्यादा मिल जाती है हमें। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कल किया था, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा 25 में 25 करने का, और ये वीडियो रोज़ रात 8 बजे आती है। और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दें, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। और हम इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं आप लोग। हमारा इंस्टा पेज 2 है, एक नॉलेज अड्डा 07 जिसमें 2.8 के फॉलोअर्स हैं, और एक करंट अफेयर्स जोन जिसमें 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तांबे की चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या बोलना चाह रहा है ये। जैसे कि ये तांबे की एक चकती है, चकती मतलब सिक्का है, उसमें एक छेद है मतलब होल है। अब इसे हम यदि गर्म करते हैं, नीचे से हम आग दे के गर्म करते हैं, तो पूछ रहा है इस होल का व्यास क्या होगा। ये जो बीच में होल है उसका व्यास क्या होगा। जब हम गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे फैलेगा, तो फैलेगा जब, तो इसका बीच का जो होल है वो भी तो फैलेगा, तो जब होल फैलेगा तो इसका व्यास तो बढ़ जाएगा ना। तो यही पूछ रहा है कि होल का व्यास क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग पहचानने की क्षमता होती है। अच्छा देखिए क्या पूछ रहा है, रंग पहचानने की क्षमता होती है। हमारा आँख जो होता है वो 3 लेयर में होता है, 3 लेयर में होता है। ये रफ डायग्राम है। सबसे ऊपर को बोलते हैं स्क्लेरा, सबसे ऊपरी को स्क्लेरा, बीच में जो होते हैं उसको कोराइड बोलते हैं, कोराइड, और सबसे अंदर के और जो होता है उसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। और पूछ रहा है कि हमें रंग पहचानने में कौन मदद करता है। तो रेटिना के ऊपर ही 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल, क्या होता है, रॉड सेल, और एक होता है कोन सेल। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। तो कोन सेल का काम है रंग पहचानना, कलर पहचानना, और रॉड सेल का काम है ब्लैक एंड वाइट, जैसे अंधेरा में दिखता है हमें ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। तो हमसे पूछा है रंग पहचानने की क्षमता किस में होती है। तो रंग पहचानने की क्षमता कौन सेल में होती है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि उल्लू में कौन सी सेल अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उल्लू को तो रात में दिखाई देता है स्पष्ट, तो इसीलिए उल्लू के पास रॉड सेल की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। हम लोग के मुताबिक मनुष्य में कम होती है, उल्लू में ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें, अच्छा ब्रीडर रिएक्टर पूछ रहा है। तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। तो ब्रीडर रिएक्टर वह रिएक्टर है जिसमें कोई भी ईंधन अगर हम देते हैं, जितना उसका जितना अवशोषित होगा उससे ज़्यादा हमें वो बना के दे देगा। इसका हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। और ब्रीडर रिएक्टर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और एक होता है थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, U-238, और थोरियम का यूज़ किया जाता है, 232। ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
और इसे उपयोग करते हैं जब भट्टी में दिया जाता है तो जितना इसका अवशोषित होता है उससे ज़्यादा हमको उत्पाद के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। तो ब्रीडर रिएक्टर में यही होता है, विखंडित पदार्थों की जितनी खपत होती है, जितना हम उसको देते हैं उससे ज़्यादा हमको उत्पाद बना के वो दे देता है। तो यही है ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। पूछ रहा हमसे बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो दो चीज़ का मिश्रण होता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक अम्ल C4H6O6। टार्ट्रिक अम्ल का यह फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल का फार्मूला है C4H6O6, ये टार्ट्रिक अम्ल है। और जो बेकिंग पाउडर बनता है ये दो के मिलने से बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ये बी ऑप्शन, और टार्ट्रिक अम्ल, इसके मिलने से बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्या है। अब श्वसन क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है ना, जो ऑक्सीजन जाता है मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एक मिनट रुकिए। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन बाहर जाता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन जुड़ता है, शरीर में बोल रहे मतलब जब सांस लेते हैं तो हमारे मतलब लंग्स के थ्रू तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन तो जुड़ता ही है ना एक तरह से। जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन इंग्लिश में। इसी को हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण। और उसी का दूसरा नाम होता है उपचयन। ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीडेशन सब सेम ही होता है। और ये रिडक्शन का हिंदी में बोला जाता है अपचायक। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीडेशन का, और उपचयन भी होता है ऑक्सीडेशन का, अपचयन होता है रिडक्शन का। ठीक है, चलिए तो हम अभी जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा श्वसन क्या है। श्वसन में तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उपचयन। आंसर हो जाएगा बी, उपचयन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और न ही अवकारक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अच्छा देखिए, एक जब सेल मतलब पढ़ते हैं, जब सेल होता है, सेल, एक होता है सब सेल। तो सेल होता है KLMN ऐसे डॉट, और सब सेल होता है SP, सब स्मॉल लेटर होगा DF। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, L सेल में आता है 8, M में आता है 18। ऐसे ही करके इसका फार्मूला होता है, फार्मूला बता दें। और S में होता है 2, P में होता है 6, D में होता है 10, F में होता है 14। ठीक है, तो देखिए सेल में कैसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन को। सेल में भरा जाता है K, जैसे देखिए K में होता है 2, L में 8, तो क्या हो गया, ये यहीं से फार्मूला बन जाएगा n² × 2n²। हम भी भूल गए थे, यहाँ से हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ से निकाल लिए। देखिए K मतलब 1, पहला सेल है तो 1, n के जगह पे 1 रखेंगे। भूल गए थे दोस्तों, देखिए हम भी, बट हम इससे निकाल लिए। तो 2n² है, पहला सेल को n बोलेंगे तो 2 n के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको गुना करेंगे 2। दूसरा में होता है 2n², तो देखिए l के जगह पे 2 रखेंगे, तो n के जगह पे 2 रखेंगे दूसरा में, इसके लिए बता रहे हैं आप, इसके लिए। तो l के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 4 = 8। तो दूसरा सेल में 8 हो गया।
चलिए, तो इसी तरह पूछ रहा है जो लास्ट जिसका सेल भरा रहेगा वो तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा। तो देखिए लास्ट सेल किसका भरा है, अब सेल से देखिए या सब सेल से देखिए। अगर सेल से देखिएगा तो सब इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, ये सब इसमें 2 2 4 2 6, इसमें देखिए 2, यहाँ पे 2 2 4 2 6, ऊपर वाला देखिएगा जो पावर में है 6, 2 2 4 अच्छे 10 10 होता है, मतलब पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 आता है, ये तो पूरा भरा हुआ है। तो यही जो होगा ये किसी न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, इसका मतलब आंसर यही होगा, ये न किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा। या फिर अगर हम सब सेल से देखना चाहें तो सब सेल में भी देख सकते हैं। एस में 2 होता है, देखिए इसमें एस में भी 2, एस में 2 है, एस में 2 है, दूसरा भी एस में 2 है। अब पी में 6 होता है, अभी लिखे थे हम, एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। तो देखिए पी लास्ट में देखिए इसका पी में 6 है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, तो ये क्यों लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन। इसका देखिए पी में 5 है, मतलब ये लेगा। इसमें 4 है, ये भी लेगा। इसमें 3 है, ये भी लेगा। लेकिन ये देखिए पूरा भरा हुआ है, तो ये क्यों किसी से लेगा या देगा। इसी वही पूछ रहा है कि वह तत्व जो ऑक्सीकारक है और न अवकारक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ गया, तो यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार का रेटिंग निर्धारित किया जाता है, किस चीज़ में फ्यूज तार का रेटिंग निर्धारित किया जाता है, एम्पियर में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एम्पियर में याद रखिएगा। जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगा मैं कर दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। अब यौगिक पूछ रहा है, तो यौगिक क्या होता है, जो दो तत्वों के मिलने से जो बनता है, लेकिन दो तत्वों के मिलने से लेकिन इसमें एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, निश्चित अनुपात होना चाहिए, निश्चित अनुपात होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पानी ही बनाते हैं H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये अनुपात है ना। कभी बोल सकते हैं कि पानी बनाने के लिए हम H4O1 कर दे, मतलब H4O1 ऐसा बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। इसका निश्चित अनुपात है, पानी बनाना है तो हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु से ही बनेगा। तो इसका मतलब हम लोग फार्मूला बोल सकते हैं। जिसका फार्मूला बोल सकते हैं वो यौगिक हो जाएगा। जैसे पारा, अब पारा का तो फार्मूला, ये तो एलिमेंट एक तत्व है, लेकिन हम बोले दो तत्वों के मिलने से, तो एक ही तत्व है ना, एक ही तत्व है। दो तत्व एक ही तत्व का मतलब एक ही एलिमेंट का दो अलग अलग तत्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 होना चाहिए। पारा तो अकेला है, Hg जिसका होता है, जिसका परमाणु संख्या होता है 80। अब देखिए वायु में भी वायु का भी हम ये फार्मूला नहीं बता सकते हैं। अब वायु में कितना क्या है वो तो बता, अब सर एक लीटर पानी में कितना चीनी मिलाएंगे, इसका तो कोई निश्चित अनुपात नहीं ना है। लेकिन अमोनिया का होता है, फार्मूला लिख सकते हैं हम, NH3 होता है ना, अमोनिया का फार्मूला NH3। तो जिसका हम फार्मूला लिख सकते हैं उसे ही यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है। तो मिश्रण, अभी मिश्रण हम यौगिक बताए ऊपर, अब मिश्रण पूछ रहा है। मिश्रण वो है जिसका हम फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जिसका फार्मूला नहीं लिख सकते हैं वो मिश्रण हो जाएगा। देखिए जैसे पीतल का, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, देखिए हम एक चीज़, मिश्रण नहीं है, हाँ तो देखिए मिश्रण नहीं है, तो हमसे पूछा मिश्रण नहीं है, तो पीतल तो मिश्रण है, कांच भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो मिश्रण नहीं है। ठीक है, वो अणु है, कार्बन का अणु है, कार्बन का। ठीक है, वो मिश्रण नहीं है। मिश्रण ये सब तो मिल के बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब किण्वन क्रिया किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। किण्वन क्रिया देखिए,
कार्बनिक पदार्थ का जब विघटन होता है किसके द्वारा, जीवाणु या कवक के द्वारा जब विघटन होता है उसी को किण्वन कहते हैं, जिसमें से कुछ उत्पाद निकलता है। जब कार्बनिक पदार्थ का कोई भी कार्बनिक पदार्थ, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे शुगर कोई जब यीस्ट जब किण्वन करता है, यीस्ट किण्वन करता है तो क्या क्या निकलता है, एथिल अल्कोहल निकलता है, एथिल अल्कोहल, और कार्बन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो एग्जाम्पल, जब कार्बनिक यौगिक को किसी कवक या जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है, विखंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो एक उत्पाद निकलता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हमसे पूछा जाता है कौन सा गैस निकलता है, तो गैस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ठीक है, और किण्वन जो होता है अवायवीय श्वसन का उदाहरण होता है, अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है किण्वन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। याद रखिए सारा पॉइंट जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। देखिए ध्वनि की पिच देखिए, पिच मतलब पिच को PITCH, पिच को हिंदी में बोलते हैं तारत्व। क्या बोलते हैं, तारत्व। पिच का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें दो चीज़ होता है जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। एक होता है पिच जिसको तारत्व बोलते हैं, और एक होता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है ये तीव्रता। तो पहले हम पिच समझा दे रहे हैं। पिच का मतलब होता है कि साउंड का ये एक गुण है जिससे पता चलता है कि साउंड मोटा है या पतला है, ठीक है। तो साउंड का मोटा या पतला पिच से ही पता चलता है। अब पिच जो होता है पिच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति होता है। मतलब जैसे आवृत्ति किसको बोलते हैं, पहले ये समझिए। ऐसे ये साउंड ऐसे बना है, 1 सेकेंड में ये हो गया। 1 सेकेंड मान के लिए यहाँ T टाइम लगता है, तो 1 सेकेंड में जितना बार ये होगा ये पूरा सर्किल पूरा होगा। एक सर्किल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होगा, उसको एक सर्किल। तो 1 सेकेंड में जितना बार होता है इसी को आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो पिच जो होता है आवृत्ति का समानुपात होता है। जैसे आवृत्ति बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो पिच भी घटेगा। मतलब पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसी से पता चलता है साउंड मोटा है या पतला है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जेंट्स लेडीज़ का आवाज़, जैसे गर्ल और बॉय का आवाज़। तो बॉय का आवाज़ का जो पिच होता है, पिच इसका पिच, बॉय का आवाज़ का पिच हाई होता है, गर्ल का आवाज़ का बॉय का आवाज़ जो साउंड होता है उसका पिच लो होता है और गर्ल का पिच हाई होता है। इसी कारण गर्ल की आवाज़ जो होता है पतला होता है, पतला, और बॉय का जो आवाज़ होता है मोटा होता है, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीव्रता क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता, ये भी ध्वनि का एक गुण है। और तीव्रता जो होता है वो आयाम पे निर्भर करता है, आयाम पे। हम इसको समझा दे रहे हैं। तीव्रता जो होता है आयाम पे निर्भर करता है। जैसे तीव्रता को I से डिनोट किया जाता है और आयाम को A से, और ये ऐसे होता है। ये तीव्रता हो गया, याद कर लीजिए, तीव्रता, और ये आयाम, ठीक है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। और इसके साथ साथ और भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ध्वनि की तीव्रता की ऐसा यूनिट पूछ लेती है, तो क्या लिखेंगे,
रुक जाइए, हम नीचे लिख देते हैं, थोड़ा लंबा है। माइक्रो वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऐसे यूनिट पूछेगा ध्वनि की तीव्रता का, तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता की व्यवहारिक मात्रक बताए। व्यवहारिक मात्रक पूछता है तो क्या लिखेंगे, डेसिबल। डेसिबल जिसको डीबी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन इससे आएगा। तीव्रता पूछेगा तो किस पे निर्भर करता है, तीव्रता निर्भर करता है आयाम पे। एक बार हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं साथ में, आप लोग भूल जाइएगा। तीव्रता आयाम और ऊपर क्या था, पिच। पिच जो था वो आवृत्ति। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीव्रता आयाम पे निर्भर करता है, पिच आवृत्ति पे निर्भर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। अब एक कार है, खुली कार है, यहाँ एक बालक बैठ के है और वो बॉल को ऊपर फेंका, तो वो बॉल कहाँ गिरेगा, वो पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा। बोलने का मतलब यही है कि कहाँ गिरेगा बॉल, या फिर वो कैच कर लेगा, हाथ में गिरेगा। तो जब सीधी का एक स्थिर गति से जब जा रहा है तो बॉल जो है उसके सामने गिरेगा, ठीक है, उसके सामने गिरेगा, ठीक है, उसके सामने गिरेगा बॉल, ठीक है, जब स्थिर गति से जा रही है तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। अब देखो कोई भी चीज़ प्रवाह कैसे होती है, जैसे पानी को ही हम मान लीजिए ये पहाड़ है और ये ज़मीन है, मैदानी भाग है। पानी अगर हम यहाँ रख दिए तो क्या वो ये ढुलक के ऊपर चला जाएगा, नहीं ना। हाँ, पानी को यहाँ रख दिए, ऊपर रख दिए, एक मिनट, पानी को हम पहाड़ पे रखेंगे तो वह लुढ़क के नीचे आ जाएगा, मैदानी भाग में आ जाएगा। तो क्या मतलब, पानी जो चलता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब इसी तरह जो होता है हाई डेंसिटी, कोई भी चीज़ जो होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी का तरफ चलता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, ठीक है। तो जब ऊष्मा का प्रवाह भी होगा तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होगा, तो जिसका ताप उच्च होगा उसमें से मतलब निम्न ताप जिसमें होगा उधर की ओर जाएगा। तो उसके ताप पे निर्भर करता है, विशिष्ट ऊष्मा पे निर्भर नहीं करता है, गुप्त ऊष्मा पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके ताप पे निर्भर करता है, लेकिन जिसका ताप ज़्यादा रहेगा और जिसका कम रहेगा तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दो नियम है, एक दाएं हाथ का राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। याद करने का तरीका से बता देते हैं, ठीक है। देखिए राइट हैंड मोटर, इसका आंसर होता है एक में मोटर होता है, एक में जनरेटर होता है, ठीक है। अब इस इजी तरीका से याद देखिए, राइट हैंड मतलब इस दुनिया में लोग ज़्यादातर राइट ही हैंड होते हैं, लेफ्ट हैंड बहुत कम होते हैं, ठीक। तो एक्सेप्शन में उसको रखते हैं, ठीक, हम एक्सेप्शन पे रखते हैं लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड ज़्यादा होते हैं। राइट हैंड में ज़्यादातर का पावर ज़्यादा होता है, दम ज़्यादा लगता है राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से कम लगता है, ठीक है। तो जनरेटर को स्टार्ट करने में ज़्यादा दम लगेगा या मोटर को स्टार्ट करने में ज़्यादा दम लगेगा, जनरेटर को, उसमें हैंडल मारना पड़ता है जनरेटर। मोटर को क्या, स्विच दबा दिए बस स्टार्ट हो गया। तो जब राइट हैंड बोलेगा फ्लेमिंग के राइट हैंड या दायां हाथ का नियम, तो मोटर पे चला जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा दम लगता है। तो ज़्यादा दम लगेगा तो राइट हैंड में ज़्यादा दम रहता है, तो मोटर को स्टार्ट करने में ज़्यादा दम लगता है। ऐसे याद करने का ये ट्रिक है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड से क्या, हम तो मोटर चालू करने जाएंगे क्या करेंगे, स्विच को तो हम लेफ्ट हैंड से भी दबा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड जो हो जाएगा मोटर के लिए और राइट हैंड जो हो जाएगा जनरेटर के लिए। तो अभी हमसे पूछा क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मतलब राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड, राइट मतलब राइट में ज़्यादा ताकत होता है, तो जनरेटर को चालू करने में ज़्यादा ताकत लगता है, ठीक है। मोटर को चालू करने में कम ताकत लगता है, इसलिए बाएं
बाएं हाथ का नियम उस पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद करने का ट्रिक था, याद कर लीजिएगा। गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत। अब गाढ़े द्रव में श्यानता क्या होता है? श्यानता जो गुण होता है वो किसका होता है? ठोस का नहीं होता है, गैस का होता है। और द्रव क्या होता है? द्रव का, गैस और द्रव का। ठीक है, तो देखिए श्यानता का क्या मतलब होता है? जब पानी को हम नीचे ज़मीन पर देंगे, फैलाएंगे, तो क्या आसानी से बह जाती है ना। वहीं हम हनी को, मधु को हम अगर रख दिए तो क्या धीरे धीरे फैलेगी। मतलब क्या है? पानी, ये पानी, तो ये पानी का जो ये नीचे का परत, ऊपर का परत में जो घर्षण बल है, या फिर कुछ ही बोल लीजिए, घर्षण ही बल है, तो वो क्या कम है, जिसके कारण ही तो ये आसानी से ऊपर वाला परत चला जा रहा है। घर्षण बल कम है, आसानी से चला जा रहा है। और यहीं पे जब हनी रख देते हैं, मधु रख देते हैं, तो इस ये परत, मधु का ये परत और ये परत में ज़्यादा घर्षण बल होता है। ठीक है, जिसके कारण ये आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। तो यही होता है श्यानता बल। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि गाढ़ा। अब पानी से गाढ़ा तो हनी होता है, पानी से गाढ़ा हनी होता है। अब हनी में श्यानता बल ज़्यादा होता है कि पानी में? श्यानता बल का मतलब एक परत और दूसरे परत के बीच में घर्षण बल ज़्यादा किस में होता है, उसी को बोलते हैं श्यानता। तो पानी तो आसानी से फ्लो कर गया, इसका मतलब इसका श्यानता बल कम था। लेकिन ये जो हनी है, मधु है, उसका श्यानता बल ज़्यादा है। तो वही पूछा, गाढ़े द्रव का श्यानता अपेक्षाकृत, पानी के अपेक्षाकृत क्या होता है? ज़्यादा ही होता है। श्यानता बल तो मधु में ज़्यादा होता है ना, तो अधिक होता है। ठीक है, यही था आंसर। चलिए, अब बल्बर क्या होता है? बल्बर जानते हैं क्या होता है? देखिए बताते हैं बल्बर क्या होता है। कि व्हेल मछली छोड़िए, हटाइए। आप सीधा ऊँट को तो देखे ही होंगे, हमको बनाना नहीं आ रहा फोटो, लेकिन उसका पीठ पे देखते होंगे ऐसे करके कुबर टाइप का निकला रहता है। ठीक है, ऊँट का पीठ पे कुबर टाइप का निकला रहता है, कुबर टाइप का। इसका अंदर क्या रहता है? ऊँट का ये जो कुबर है, इसी को बल्बर बोलते हैं। लेकिन इसका अंदर क्या क्या होता है वो देखिए। इसके अंदर होता है संवहनीय वसा उत्तक। संवहनीय, नीचे लिखते हैं हम, संवहनीय वसा उत्तक होता है, मोटा परत होता है वसा का। ठीक है, इसी को बल्बर बोलते हैं। और इस मोटी परत में क्या क्या होता है? ओमेगा, ये भी पूछ लेता है कि बल्बर में कौन कौन सा, तो ये होता है एलिमेंट, ओमेगा फैटी एसिड, सॉरी एलिमेंट नहीं, फैटी कौन सा एसिड पाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और एक चीज़ क्या पाया जाता है? विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। तो हमसे पूछा बल्बर क्या है? रबर के पौधे से निकाला गया दुधिया स्राव नहीं, सघन वसा की परत है। सघन, मोटा, वसा का मोटा परत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेकंड में 50 दोलन होता है तो आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति किसको बोलते हैं? आवृत्ति बराबर 1 सेकंड में एक शॉर्ट में लिखते हैं, 1 सेकंड में कुल दोलन की संख्या। 1 सेकंड में कुल दोलन की संख्या। 10 सेकंड में जब 50 दोलन हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा? 50/10, तो 5 आ गया। और आवृत्ति का जो इकाई होता है वो हर्ट्ज होता है, HZ से इसको डिनोट किया, HZ से। तो देखिए कितना है, 10 सेकंड में 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज बोल रहे, दोलन। तो 1 सेकंड में कितना दोलन? 50/10, 5 दोलन।
तो यही आवृत्ति पूछा, आवृत्ति का इकाई होता है हर्ट्ज, तो 5 हर्ट्ज, ठीक है, 5 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में कुल दोलन की संख्या, 1 सेकंड में कुल दोलन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 2 क्रमिक शीर्ष की दूरी, देखिए क्या है, तरंग है कोई भी, और 2 क्रमिक शीर्ष, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, या फिर ये गर्त है, ये गर्त है। शीर्ष से शीर्ष, क्रमिक शीर्ष मतलब लगातार 2, मतलब ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, ये नहीं कि यहाँ ये इसको नहीं लेंगे, लगातार इसको लेंगे और इसको लेंगे। ये दोनों बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, इसको लैम्डा से। और वही बोला 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई क्या होगी, मान क्या होगा, तो इसी को तो तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, इसके बीच की लंबाई को तो ही तरंग दैर्ध्य बोलता है। तो 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 ही सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य का मान है, बात खत्म, इजी था। एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, आवृत्ति का मान क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन छूट गया क्या, देखा, नहीं छूटा है, नहीं छूटा है, सही है। तो ये सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा ही है, एक सरल लोलक को 20 पूर्ण दोलन करने में 10 सेकंड। अब वही हम बताएं आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में कुल, आवृत्ति बराबर 1 सेकंड में कुल दोलन की संख्या, दोलन की संख्या। तो 1 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में, जब 10 सेकंड में 20 दोलन है तो 1 सेकंड में 20/10 बराबर 2, आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस चैनल पे जितना ही वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।